हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन गैलरी में। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर थर्ड एल्गी ब्रायोफाइट एंड लाइकेन्स। हम एक्सटेंड करते हैं हमारे पिछले टॉपिक एल्गीज के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट टू जो एपिसोड्स हमने इस पे बनाए जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गीज, इसमें हमने यहाँ पे कंसिडर किया सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा वो था जनरल इंट्रोडक्शन एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गीज। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे चूज किया वो था हमारा यहाँ पे हैबिटेट्स के बाद हमने यहाँ पे यूज में लिया हैबिट्स। अब जो तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं वो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, पॉइंट इज थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस या सुकाय संगठन। और एक पॉइंट और इसमें हम ले लेते हैं और सेल स्ट्रक्चर। सुकाय संगठन या कोशिकीय संरचना। ये पॉइंट बनता हमारा पॉइंट नंबर 11 जो हम कल कंसीडर कर रहे थे, उसमें पॉइंट नंबर 11। अगर हम सुकाय संगठन की बात करें तो ये हम पहले ही डिस्क्लोज कर चुके हैं कि एल्गी जो हैं उसमें सिंपल प्लांट बॉडी या प्लांट और जो ऑर्गन्स हैं वो नहीं पाए जाते। एल्गी सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो इनकी प्लांट बॉडी को बोला जाता है थैलस या थैलॉइड टाइप। तो थैलस का मतलब हो गया सुकाय, जिसके अंदर जड़ तना पत्ती का स्पष्ट विभेदन नहीं पाया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे थैलॉइड स्ट्रक्चर में अगर हम चलें तो वो हम कह सकते हैं कि थैलॉइड होता है। चपटा हो सकता है, यूनिसेल्यूलर हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर हो सकता है। लेकिन अब जब हम सेल स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे तो सेल स्ट्रक्चर में हम सेल कंपाउंड्स के बारे में कहेंगे। और पहला जो सेल कंपाउंड्स आएगा वो हम कह सकते हैं सेल वॉल के लिए सेल वॉल मेड अप ऑफ, कोशिका भित्ति बनी हुई है, या अपन ये भी लिख सकते हैं कि द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, जो रासायनिक संगठन है सेल वॉल का वो किसका बना हुआ है, प्योरली सेल्यूलोज, प्योरली सेल्यूलोज। लेकिन हम पूरी एल्गी जगत की बात कर रहे हैं, इसलिए अकेली एल्गीज की अगर अपन बात करें तो ये जो प्योर एल्गीज हैं प्लांट्स के रूप में, क्लोरोफाइसी के सदस्य उसके बाद के सदस्य,
उनके अंदर सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे अगर अपन अपवाद दें, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ साइनोफाइटा। साइनोफाइटा या जिसे हम ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, साइनोफाइटा में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की ना बनकर वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन्स। इसके अतिरिक्त कभी कभी हमें इसके ऊपर काइटिन और कुछ मात्रा में पैक्टिन के डिपोजिशंस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो जनरली अगर अपन बात करें तो सेल वॉल जो है वो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसे एक नाम और भी दे सकते हैं हम पेप्टिडोग्लाइकेन्स को, और म्यूकोपेप्टाइड। ट्वेल्थ पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सजीव कोशिकाओं की यूनिट रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट को पूरा करती है और बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन की। ठीक है, तो उसकी हम कोई बात नहीं कर रहे। ज़्यादातर अगर जो लिपिड लेयर है वो डबल मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है। एमार्फस साइटोप्लाज्म जो कि एक तरीके से हेटेरोजेनस टाइप का होता है, अलग अलग वेरिएशंस के लिए, तो वो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे। इसके बाद हम आते हैं सीधे ही कोशिका द्रव्य में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस एंड क्रोमेटोफोर की साइज एंड नंबर भिन्नता दर्शाती है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस की साइज और क्रोमेटोफोर की साइज भिन्नता दर्शाती है। हम यहाँ पे इस चीज़ को ऐड नहीं करेंगे, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए मैं आपको समझा दूँ कि वैसे तो फिजिकली कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस इसके अंदर हमको देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन नॉर्मली अगर हम कोई सेल बनाते हैं तो ये आउटर लेयर इज सेल वॉल and inner layer, inner double layered are known as plasma membrane या सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ है वो हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यूकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में तो लैक ऑफ क्या बोलते हैं न्यूक्लियस, इसलिए अगर अपन यहाँ पे न्यूक्लियस की बात करें तो जो साइनोफाइटा के मेंबर्स है उसमें तो न्यूक्लियस होगा ही नहीं, केवल और केवल यूकैरियोट्स में होगा। लेकिन यहाँ पे अगर अपन न्यूक्लियस की बात करें तो दे बियर्स ए सेंट्रल पोजीशन, केंद्र के अंदर उपस्थित होंगे। ठीक है, प्लस संख्या में 1 होंगे। अब ये हो सकता है राउंडेड, इलेप्टिकल या डिस्कॉइड टाइप। लेकिन जो क्रोमेटोफोर्स है तो इसके अकॉर्डिंग चाहे साइनोफाइसी हो चाहे नॉर्मली बाहर की तरफ जो परिधीय है पेरिफेरल परिधीय, जो परिधीय द्रव्य है उसमें क्रोमेटोफोर की संख्या ज़्यादा होती है। इस वजह से हम इसे परिधीय द्रव्य या एक तरीके से क्रोमोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन डॉट लगाए हैं ये बाहर की तरफ लगा रहा हूँ, केंद्र की तरफ वाले जीव द्रव्य में नहीं लगा रहा हूँ, और इसको हम नाम दे सकते हैं पेरिप्लाज्म, पेरिप्लाज्म, और एक नाम और दे सकते हैं क्रोमोप्लाज्म। पेरिप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म। क्रोमो का मतलब होता है रंग
रंगीन। क्रोमो का मतलब होता है रंगीन और प्लाज्म का मतलब होता है द्रव्य, क्योंकि इस बाह्य द्रव्य के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोमेटोफोर्स की संख्या होती है, इन्हें बोला जाता है क्रोमोप्लाज्म। और जो केंद्रीय भाग है, यहाँ पे क्रोमेटोफोर्स की संख्या नहीं होती है, केवल आनुवांशिक पदार्थ होता है या न्यूक्लियस सिचुएटेड होता है, दैट नॉन एज सेंट्रोप्लाज्म, दैट नॉन एज सेंट्रोप्लाज्म, क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रोप्लाज्म, ये हो गया। उसी तरीके से क्रोमेटोफोर्स की बात करें तो क्रोमेटोफोर्स में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग टाइप की है, जो हम बाद में बात कर सकते हैं, जैसे नंबर सिंगल क्लेमाइडोमोना, जैसे सी शेप या कप शेप होता है। वहीं यूलोथ्रिक्स की बात करें तो ये थोड़ा सा रिबन शेप होता है, ग्रिडल शेप। वहीं अगर अपन बात करें जिग्मिया तो इरेगुलर शेप है, कारा की बात करें तो डिस्कॉइड शेप है, ठीक है। स्पाइरुलिना की बात करें तो स्पाइरल शेप में है। तो अलग अलग शेप हो सकती है, इसलिए हमने कहा कि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस एंड क्रोमेटोफोर की संरचना और उसकी जो संख्या है, उसका जो आकार है, वो भिन्नता दर्शाता है। अगला पॉइंट, जब क्रोमेटोफोर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे अगर अपन पिगमेंट्स की बात करें तो एल्गीज हैव, इनमें जो पिगमेंट्स है मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर नॉर्मली अगर अपन बात करें तो दीज आर क्लोरोफिल्स, जो कि लगभग 5-6 टाइप के होते हैं। क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, ए और बी ज़्यादातर सभी में पाए जाते हैं, बाकी जो हैं वो अलग अलग स्पेशल एल्गीज में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर नॉन एज क्लोरोफिल। यहाँ पे क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, हरित लवक बोल सकते हैं हम इन्हें। ये क्लोरो का मतलब होता है हरा और फिल का मतलब हो गया लवक, ठीक है, या काय बॉडीज। इसके अलावा हमें यहाँ पे मिलते हैं कैराटिनॉइड्स, जो कि 2 टाइप के होते हैं, कैराटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट पिगमेंट भी यहाँ पे है, दीज आर बिली प्रोटीन्स या फाइको। फाइको बिली प्रोटीन्स, जो कि 2 टाइप के होते हैं। फाइकोबिली प्रोटीन्स भी कौन सा, फाइको सायानिन, जो कि पर्पल कलर देते हैं, और फाइको एरिथ्रीन, जो कि रेड कलर देते हैं। ये दोनों पिगमेंट सभी एल्गीज में नहीं मिलते। ये दोनों पिगमेंट एक हमें मिलेंगे साइनोफाइटा में, और एक सबसे एडवांस प्रगत एल्गीज जो है रोडोफाइटा, जिसे हम रेड एल्गीज के नाम से जानते हैं, उनके अंदर ये फाइकोबिली प्रोटीन जो हैं वो पाए जाते हैं। इस तरीके से एक वाइड रेंज है पूरी की पूरी प्रोटीन्स की, मतलब पिगमेंट्स की, जो यहाँ पे पाई जाती है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं रिजर्व फूड मटेरियल की, जो इनके अंदर पाए जाते हैं।
नॉर्मली अगर अपन यहाँ पे 14th पॉइंट को ऐड करें, रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल यहां पे अगर अपन ऐड करने की कोशिश करें, ये तीनों के तीनों पॉइंट इसके हैं, दैट इज स्टार्च। मेन रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो किसका, स्टार्च। लेकिन ये जो स्टार्च है ये केवल ग्रीन एल्गीज का है, जिसमें मुख्य पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। इसके अतिरिक्त जैसे अगर अपन आगे बढ़े तो साइनोफाइटा में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मुख्य नहीं है, बिली प्रोटीन्स मुख्य हैं, इसलिए वहाँ पे जो है वो एक मिक्स कंपोजिशन के रूप में रिजर्व होता है, जिसे हम कह नहीं सकते एक पर्टिकुलर नाम, हम कह सकते हैं दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, एक ग्रेन्यूल्स के रूप में, कणिका में सदस्यों के रूप में। हम परफेक्टली कार्बोहाइड्रेट या लिपिड का नाम उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। वहीं पे ज़्यादातर जो एल्गीज है वो स्टार्च के रूप में है। कुछ एल्गीज हैं जिनको मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गीज स्टार्च के अतिरिक्त ऑयल ड्रॉपलेट्स अर्थात तेलीय बूंदों के रूप में भी रिजर्व फूड्स को क्या करती हैं, संग्रहित करती हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम कर सकते हैं लिपिड्स एटसेट्रा। कुछ एल्गी जैसे अगर अपन ज़ैंथोफाइसी के सदस्य की बात करें तो प्रोटीन्स के रूप में भी ये भोजन जो है उसको क्या करती हैं, संग्रहित करती हैं। अलग अलग जो क्लासिफिकेशन आएगा क्लासेस का, उसमें अलग अलग प्रकार के नाम आ जाएंगे। जैसे अगर अपन रोडोफाइसी की बात करें तो वो जो स्टार्च हम यूज में लेंगे दैट इज रोडोफाइसियन या फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, तो इस तरीके से तो रिजर्व फूड मटेरियल मेन जो है वो है स्टार्च, उसके अतिरिक्त ऑयल ड्रॉपलेट्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स के रूप में यहाँ पे भोजन स्टोर रहता है। अब इसके बाद हम पॉइंट लेते हैं, जैसे थैलस ऑर्गेनाइजेशन लिया तो उसी तरीके से अब हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे रिप्रोडक्शन। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। रिप्रोडक्शन, जनन। जनन की अगर अपन बात करें तो सभी सजीवों में जनन की गुण होता है। यहाँ पे अगर अपन जनन की बात करें तो यहाँ पे 15th नंबर का जो पॉइंट हो जाएगा वो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये बनेगा कि एल्गीज वेजिटेटिवली का मतलब हो गया कायिक, ए सेक्सुअल इसका मतलब हो गया अलैंगिक, तथा सेक्सुअल लैंगिक, तीनों विधियों से जनन करती है। ये आवश्यक नहीं है कि एक एल्गी तीनों के तीनों विधियों को अपनाए,
कुछ एल्गीज एक विधि को अपनाती है, कुछ दो को अपनाती है, कुछ एल्गीज हैं जो तीनों की तीनों विधियों को जो है वो रिप्रोडक्शन में अपनाती हैं। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब यहाँ पे हम तीनों को लिबरेट करके एडवांस में आगे चलते हैं, तो 16th नंबर पे हम बात करते हैं वेजिटेटिव की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस की अगर अपन बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम सिंपली डेफिनेशन दे सकते हैं यहाँ पे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि निश्चित, ठीक है, अनफिक्स्ड अनिश्चित कायिक कोशिका द्वारा जनन क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। यहाँ पे अगर अपन इसके तरीकों की बात करें तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं अनुकूल परिस्थितियों में। अनुकूल परिस्थितियों में यह विधि सामान्य है। यह विधि सामान्य है। ज़्यादातर सभी जो एल्गीज हैं उनके द्वारा इस विधि को क्या किया जाता है? अपनाया जाता है। अगली लाइन, यहीं पे अगर अपन बात करें इसके टॉपिक्स की तो अनुकूल परिस्थितियों में यह विधि अपनाई जाती है और इसके अलग अलग प्रकार हैं। प्रकारों की अगर अपन बात करें तो जैसे सबसे पहले बाई सेल डिवीजन या बाइनरी फिजन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेल डिवीजन कर देते हैं। बाई सेल डिवीजन, कोशिकीय विभाजन के द्वारा, ठीक है। दूसरा प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन। इसको हम लिख सकते हैं कोशिकीय विभाजन। ठीक है, कोशिकीय विभाजन द्वारा। इसको हम लिख सकते हैं फ्रेगमेंटेशन का मतलब विखंडन। विखंडन द्वारा। इसके अलावा और बहुत सारे टाइप्स हैं। ये तो कॉमन मेथड्स है दोनों के दोनों। इसके अलावा बहुत सारे टाइप है जो अलग अलग प्रकार की एल्गीज अलग अलग समय में इसको पूर्ण करते हैं। यहाँ पे अगर अपन अलग अलग एल्गीज के समय के अनुसार इस बारे में बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बाई अमाइलम स्टार, बाई ट्यूबर्स, बाई सेकेंडरी प्रोटोनीमा, PROTONEMA। इसकी हिंदी भी यही लिख सकते हैं, द्वितीय प्रोटोनीमा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें मिल जाती हैं। अब यहाँ पे जैसे ट्यूबर्स है तो ट्यूबर्स के अलावा कुछ जगह आपको बाई बल्बिल्स में मिल जाएगा। ठीक है, कुछ जगह पे राइजोइड से डेवलप होती हैं ये अतिरिक्त संरचनाएं कलिकाओं के रूप में, या बाई बर्ड्स भी मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं बाई बल्बिल्स, बाई बर्ड्स। ठीक है, तो ये बहुत सारे हैं, अलग अलग
टाइप के वेजिटेशंस में पाई जाने वाली अलग अलग एल्गीज के अडेप्टेशंस हैं जो इस तरीके की चीज़ों को क्या करती हैं, कंप्लीट करते हैं। बाकी की जो डिटेल है वो हम आराम से रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। ये वाला पॉइंट हमने ले लिया 16 है। अब हम पॉइंट ले रहे हैं 17 है। 17 पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन का प्रकार। अलैंगिक जनन की अगर अपन बात करें तो अलैंगिक जनन, तो कायिक जनन में हमने क्या लिखा, अनिश्चित कायिक कोशिका के द्वारा जनन। तो यहां हम क्या लिखेंगे, निश्चित कायिक कोशिका द्वारा जनन का प्रकार। दूसरी चीज यहां पे हम क्या लिखेंगे, दूसरी चीज हम यहां पे लिखेंगे, यह जनन भी कब होता है, अनुकूल परिस्थितियों में। अनुकूल परिस्थितियों में विशिष्ट एल्गीज द्वारा। जैसे अगर अपन बात करें कारा की, तो कारा में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। इस तरीके से ये भी सभी प्रकार के एल्गीज में नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल्स दें, प्रकार या टाइप्स, तो हम टाइप्स में सबसे पहले जो यहाँ पे टाइप देते हैं, बाई जू स्पोर्स। बाई जू स्पोर्स, जू का मतलब होता है चल बीजाणु द्वारा, चल बीजाणु द्वारा। दूसरा पॉइंट जो हम यहां पे ऐड कर सकते हैं वो हो जाएगा बाई एप्लेनो स्पोर्स। बाई एप्लेनो स्पोर्स अर्थात अचल बीजाणु द्वारा। इसके अतिरिक्त ये दो मुख्य हैं, इसके अतिरिक्त अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार के स्पोर्स भी पाए जाते हैं। इससे आगे की जो डिटेल है वो हम इससे अगले एपिसोड के अंदर कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही।